नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ दोस्तों एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। मतलब जो आपके सिलेबस है, जो आपकी परीक्षा है, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के सारे कॉन्सेप्ट आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में दोस्तों कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है, कौन से सेक्शन में आप गलत कर रहे हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, कहाँ से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, उन गलतियों को सुधारिए। आप अगला टेस्ट दीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात पता चल पाए कि किस स्टैंडर्ड की तैयारी आपको करनी है। और आपका दोस्तों यहाँ पे करंट भी कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक स्ट्रेटजी के मुताबिक दोस्तों आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। सारी बैचेज उपलब्ध है और अलग अलग बैचेज है। अलग अलग बैच में अपने सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। अगर जो बात करें उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, उसका बैच अलग है। झारखंड टीजीटी पीजीटी, उसका बैच अलग है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है। और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मीन्स एक बार अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। मध्य प्रदेश फीस की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, साथ ही साथ यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा आपको। और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। सेम नंबर नीचे आ रहा है, इसी नंबर पे आपको फीस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एकाधिकारी द्वारा जो बाजारों में मूल्य विभेद संभव होता है जब, एकाधिकारी द्वारा जो बाजारों में मूल्य विभेद संभव होता है जब। ठीक है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या होता है मूल्य विभेद, कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे सर जी मूल्य विभेद जो होता है वो एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और ये मूल्य विभेद होता क्या है? तो आप कहेंगे सर मूल्य विभेद का मतलब ये होता है कि एकाधिकारी अगर जो कोई प्रोडक्ट उत्पादित कर रहा है, कोई मान लीजिए कि कोई एक्स प्रोडक्ट है, इसकी उत्पादन लागत ये क्या है, 10 रुपए की है। कोई एक्स प्रोडक्ट है और उसकी उत्पादन लागत 10 रुपए है। और
ये जो एकाधिकारी है ये अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्यों पे इस वस्तु को बेच रहा है। जैसे मान लीजिए कि उसकी उत्पादन लागत 10 रुपए है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि किसी जैसे मान लीजिए किसी शहर का भी नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यूपी में इसने क्या कर दिया, यूपी में 12 रुपए का बेच दिया, 2 रुपए लाभ लगा करके। गोवा में इसने ले जा करके 15 रुपए का बेच दिया, ठीक है। इसने बेंगलुरु में ले जा करके 20 रुपए का बेच दिया। इसने क्या किया, इसने कर्नाटक में ले जा करके 25 रुपए का बेच दिया। मतलब एक ही लागत की वस्तु को, इसकी उत्पादन लागत कितने की है, 10 रुपए की है, और क्या कर रहा है वो कि अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे वो बेच रहा है। एक ही वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों के आधार पे बेच रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि यूपी में इस वस्तु की मांग कम होगी तो मूल्य क्या रखेगा, कम रखेगा। थोड़ा सा इसकी मांग ज्यादा होगी मान लीजिए किसी अन्य शहर में, तो वहां पे कीमत थोड़ा बढ़ा देगा, थोड़ा और कहीं बढ़ा दे। मतलब मांग की लोच के आधार पे कीमत विभेदीकरण पाया जाता है। तो कीमत विभेदीकरण के दो शर्त होते हैं, देखिए कभी भी गलत ना करिएगा। कीमत विभेदीकरण के दो शर्त होते हैं। पहला शर्त तो ये होना चाहिए कि बाजार क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। बाजार जो होने चाहिए वो पृथक होने चाहिए, अर्थात जो बाजार है वो एक दूसरे को कोरिलेट ना करता हो, एक दूसरे से संबंधित ना हो। और दूसरा क्या होना चाहिए कि मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। वस्तु की जो लोच है, मांग की लोच है, वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तभी कीमत विभेदीकरण संभव है। तो बाजार पृथक होना चाहिए, अर्थात बाजारों में कोई भी अंतर संबंध न हो, यहाँ पे दिया गया है डी में। और पृथक बाजार पृथक कर और लोच अलग अलग होना चाहिए, अर्थात मांग की लोच भी क्या हो, असमान हो। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आज के बाद आप कभी भी कीमत विभेदीकरण को गलत ना करिएगा। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण या मूल्य विभेदीकरण पाया जाता है। और कीमत विभेदीकरण क्या होता है कि किसी एक ही लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचना। और कीमत विभेदीकरण की दो शर्तें होती है। पहली की बाजार जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। मतलब बाजार का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर जो संबंध होगा तब कीमत विभेदीकरण नहीं हो जाएगा, क्योंकि भैया तब तो दोनों बाजारों को कीमत का ज्ञान हो चुका होगा। और दूसरा लोच अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे लोच अलग अलग होने का मतलब क्या होगा, लोच अलग अलग होने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है वो सस्ता मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, गन्ना उत्पादक राज्य है। मतलब यहाँ पे गन्ना बड़े पैमाने पे उत्पादित किया जाता है। लेकिन यही उत्तर भारत के अन्य राज्यों की बात करें जहाँ पे गन्ना उत्पादित नहीं होते हैं, तो भैया उत्तर प्रदेश में गन्ने का जूस आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अन्य राज्यों में क्या होगा, गन्ने का जूस आपको महंगा मिलेगा। तो यही कारण है कि अगर जो आप उत्तर प्रदेश में गन्ने का जूस पीते हैं तो आपको सस्ते मिल जाता है, लेकिन अगर जो आप मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहां पे गन्ने का जूस आपको बहुत महंगा मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या उत्तर होगा भाई, डी बोल रहे हैं कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है तो गुणक का मान होगा। गुणक इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/MPS, ठीक है। एमपीएस क्या होता है, बचत सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1/0.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हटाइए, यहाँ पे लाइए, 5 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो 5, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को उत्पादित करने के कारण बढ़ती हुई अवसर लागतों को उस उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो बेहतरीन सा प्रश्न है सर, बेहतरीन सा प्रश्न है। अब जो बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा वो ठीक तरीके से इस प्रश्न को कर पाएगा। जो नहीं पढ़ा होगा फिर उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है कि वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को उत्पादित करने के कारण बढ़ती हुई अवसर लागतों को उस उत्पादन संभावना वक्र द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है जो। क्या उत्तर होगा सर? बिल्कुल ठीक है। जो क्या होता है, बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, सोनी शर्मा जी, रीता जी, बिल्कुल ठीक है। नसीम फातिमा जी, बिल्कुल ठीक है। तस्नीम खान जी, राजकुमार जी, बिल्कुल ठीक है। तो सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों को उत्पादित करने के कारण बढ़ती हुई अवसर लागत को उसके उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो क्या होता है, मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, ठीक है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अगला, उपभोग अतिरेक की अवधारणा किसने दिया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उपभोग अतिरेक की अवधारणा किसने दिया? इस प्रश्न को जो जो शब्द मैं आपके सामने बोलूंगा उसको अपने दिमाग के अंदर तक जाने दीजिएगा, है ना? नहीं तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उपभोग अतिरेक, तो उपभोग अतिरेक की अवधारणा जो दी गई थी, वो सर्वप्रथम जो दिया गया था वो ड्यूपिट साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और फिर उ, उ, उपभोग अतिरेक को विकसित करने का श्रेय जो जाता है दोस्तों, मार्शल को जाता है, और फिर हिक्स साहब को जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाद में चल के इसी उपभोग अतिरेक को जो ड्यूपिट साहब ने दिया था, उसी को मार्शल साहब ने कहा था कि उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, गणनावाचक रूप से माप सकते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाद में हिक्स ने चल करके क्या बताया, हिक्स ने कहा कि इसका क्रमवाचक माप संभव है, क्रमवाचक, ठीक है। तो याद रखना है आपको। अगला, कि वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं है, ये कथन किसका है? अब देखिए, ये आसान सी बात है कि वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं है, ये इजी सी बात है, ठीक है। वस्तुएं गतिशील है, जैसे आप लाइफ बॉय का इस्तेमाल करते हैं, आप लक्स साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लाइफ बॉय और लक्स, अगर जो आसान भाषा में आप समझे, तो जो कंपनियां बनाती हैं, वो कंपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकती है, लेकिन वो कंपनी लक्स और लाइफबॉय साबुन बनाती है। तो वो जो साबुन है वो एक देश से दूसरे देश में एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो इजी सी बात है भाई कि वस्तुएं गतिशील होती हैं, ठीक है। अर्थात कोई वस्तु उत्पादित हो रही है, जैसे लक्स साबुन है, उत्पादित हो रहा है, तो इसको भारत के अन्य अन्य राज्यों में क्या किया जा सकता है, गतिमान किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। लेकिन जो साधन है, जो प्लांट लगाए गए, जो फर्म स्थापित किए गए हैं, इन फर्मों को एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य में ले जाना संभव नहीं है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये तो आसान सी बात कही गई थी भैया, किसके द्वारा? ये कही गई थी हेक्सर ओहलिन के द्वारा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बताइए आप मुझे कमेंट करके, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? है तो बच्चों वाली बात ना, ये तो आप भी जानते हैं। अगला प्रश्न, कि रैखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच कैसी होती है? बिल्कुल ठीक है, ये भी अच्छा सा प्रश्न है। रैखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच होती है, क्या उत्तर होगा भाई? रैखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपने कभी पढ़ा है मांग, बिल्कुल ठीक है, मांग की बिंदु लोच, मांग की बिंदु लोच के बारे में आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट पढ़िए भैया। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? मांग वक्र का निचला भाग, मांग वक्र का निचला भाग, निचला भाग, और अपान मांग वक्र का ऊपरी भाग,
ऊपरी भाग, मांग वक्र का निचला भाग अपान मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो ये क्या दिया गया है कि रैखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच जो होती है घटती है जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर क्या होता है अग्रसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि रैखिक मांग फलन पर जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर अग्रसर होता है मांग की कीमत लोच जो होती है वो घटती चली जाती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। क्यों होता है भैया ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर क्यों होता है तटस्थता वक्र? चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? चलिए, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, इसका कारण क्या है भाई? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप सभी लोग को पता ही होगा दोस्तों कि तटस्थता वक्र क्या बताता है कि एक संयोग को प्रकट करता है, दो वस्तुओं के संयोग को प्रकट करता है, जिससे क्या होता है उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर जो एक को वो बढ़ाएगा तो दूसरे की मात्रा में क्या करनी पड़ेगी, उसको कमी करनी पड़ती है। ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, कि एक की मात्रा अगर जो बढ़ाएगा तो दूसरे की मात्रा को कम करना पड़ेगा और सभी संयोग से उसे क्या मिलती है, समान संतुष्टि ही प्राप्त होती है। अर्थात वह वस्तु का जिसका परिमाण उपभोक्ता के पास बढ़ रहा होता है उसका महत्व क्रमशः क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। तो इजी सी बात है, ध्यान में रखिएगा कि तटस्थता वक्र के मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होने का कारण ये होता है कि एक उपभोक्ता के पास जिसका परिणाम, जिस वस्तु का परिणाम बढ़ रहा होता है वो उसके लिए कम महत्वपूर्ण होता चला जाता है। इजी सी बात है। तो जितने लोग ये बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होता है। क्योंकि सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि आप क्लास को थोड़ा सा लाइक किया करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होती है। क्योंकि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अगर जो अब आपने थियरी ठीक तरीके से पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें कही गई है। किसने दिया था? मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें कही गई थी ना कि अगर जो मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होती है तो इसका कारण यही होता है, इसका सीधा सीधी कारण ये होता है कि सामान की उपभोग मांग वास्तविक आय पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि रोजगार के स्तर को बढ़ाने में समर्थ नहीं होगी। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण यही होता है क्योंकि सामान की उपभोग मांग वास्तविक आय पर निर्भर करती है, न कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच समान होती है तब मांग वक्र कैसा होता है? बढ़िया सा प्रश्न। पर देखिए दोस्तों, जो लोग भी ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आप विश्वास मानिए फ्यूचर में आपका जो रास्ता है ना वो बहुत आसान होने वाला है। आज मेहनत कर लीजिए, भविष्य बिल्कुल आपका बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि यही वो समय है जब छात्रों को ये लगता है कि अभी क्या है, कि अभी थोड़ा सा परीक्षा में समय है, तो वो कहते हैं कि ठीक है जब परीक्षा आएगा देखा जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट इस समय वर्तमान समय में जो ये समय चल रहा है
क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 2-4 महीने तक, अभी 2-3 महीने तक कम से कम कोई परीक्षा होने वाली नहीं। तो अगर जो इस टाइम आप बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप विश्वास मानिए कि आप अपने आप को कंपटीशन में बहुत आगे पाएँगे, ठीक है? देखिए 2 महीना, 4 महीने ये समय बीतते टाइम नहीं लगता है, समय बीतते समय नहीं लगता है, ये समय बीत जाएगा। लेकिन जो लोग इस टाइम लापरवाही कर रहे हैं और जो लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में बहुत ही लंबा गैप हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि आय की विषमता बढ़ जाएगी, वैसे ही ज्ञान की विषमता बढ़ जाएगी भैया। जो नहीं तैयारी कर रहा है, जो नहीं सीरियसली पढ़ रहा है, उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे क्या बन रहे हैं? आप यहाँ पे मास्टर बन रहे हैं। आप यहाँ पे क्या बन रहे हैं? मास्टर बन रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो नो डाउट दोस्तों कि कंपटीशन में आप बहुत आगे होंगे। बस अपनी इसी एक्यूरेसी को आपको क्या करना है? निरंतर जारी रखना है, निरंतर पढ़ते रहना है, सफलता ज़रूर मिलेगी, आप सबसे आगे होंगे। आप मेरी बात को मानिए, इसी तल्लीनता के साथ पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर सफलता मिलेगी, बशर्ते क्लास करते रहना है, निरंतर लगे रहना है, ठीक है? चलिए, क्या उत्तर होगा भई? हाँ, ठीक है। कि मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच समान होगी जब मांग वक्र क्या होगा भैया? पढ़ा होगा आपने, ठीक है? कौन सा वक्र? एएफसी। तो ये क्या होता है? आयतीय अतिपरवलय वक्र। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? तो मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच समान होती है जब मांग वक्र क्या होता है? आयतीय अतिपरवलय है। तो मैंने बहुत बार आपको बताया, तो जितने भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, यद्यपि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति में साम्य के द्वारा निर्धारित होती है, तथापि कभी कभी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी ब्याज दर को घटा नहीं पाती है। ये विचार किस अर्थशास्त्री को दिया, किसने दिया था? बिल्कुल ठीक है, बताइए क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा भाई? ठीक। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। आपसे नंबर क्या आ रहा है? बी बोल रहे हैं, बी के अलावा? बी के अलावा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। किन साहब ये बात बोलते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी किसकी बात कर रहे हैं, किन्स की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि यद्यपि ब्याज की दर मुद्रा की मांग व पूर्ति में साम्य के द्वारा निर्धारित होती है, किन्स को पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे, तथापि कभी कभी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि ब्याज की दर को घटा नहीं पाती है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये वाला तरलता जाल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? ये सेकंड वाली लाइन ये किन्स साहब ने दिया था, ठीक है? और इसमें क्या कहा था कि ब्याज की दर क्या होती है? मुद्रा की मांग व पूर्ति के साम्य के द्वारा निर्धारित होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, किन्स बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, संबंध लागत पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? संबंध लागत कुछ होता है क्या भाई? बिल्कुल ठीक है। संबंध लागत कुछ होता है क्या? बताइए कमेंट करके। कुछ संबंध लागत टाइप का होता है क्या इकोनॉमिक्स में? ठीक है, बाजार मूल्य पे पढ़ते हैं और किस किस मूल्य पे पढ़ा जाता है बताइए? संबंध लागत यहाँ पे दिया गया है। संबंध लागत पे राष्ट्रीय आय क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। संबंध लागत कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो संबंध लागत नहीं होता है, साधन लागत होता है। क्या होता है? साधन लागत पे राष्ट्रीय आय क्या होता है? ठीक है, साधन लागत पे राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो साधन लागत पे राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय उसमें से घटा देते हैं क्या? अप्रत्यक्ष कर को, और जोड़ क्या देते हैं? सब्सिडी को, अर्थात परिधान को। यहाँ पे प्लस नहीं दिया गया है,
तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपने आप से, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं और परिधान को अर्थात सब्सिडी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को कम करते हैं, अर्थात कर होगा तो कम ही होगा, और सब्सिडी अर्थात लाभ है तो उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न बताइए। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। आजकल बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो नवरात्र में क्या है, व्यस्त है ना। नवरात्रि का समय चल रहा है, वो व्यस्त है अपने आप में। बिल्कुल ठीक है, अपने आप में क्या है वो, व्यस्त हैं। व्यस्त है कि नहीं है, बहुत व्यस्त है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। सर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन क्यों नहीं सर, सी बेहतर है, सी देख लीजिए, ठीक है। उसमें सीधा सीधी हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, बस, ठीक है। हम भाई लाइव क्लास ही ले रहा हूँ, कौन अफवाह फैला रहा है कि मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, इसमें तो ये गलत हो गया ना। ऐसे तो उत्तर डी होना चाहिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, ये ये प्रत्यक्ष कर दिया गया, तो अप्रत्यक्ष कर होना चाहिए ना। अप्रत्यक्ष कर भी होना चाहिए प्लस सब्सिडी भी होना चाहिए इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा सी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका होना चाहिए, है ना। वैसे आपको फार्मूला पता होगा तो जानते होंगे। डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट दिया गया, तो डी हो जाएगा, है ना। अगला, कि वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मांग और समग्र मांग और वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मांग और समग्र मांग और समग्र पूर्ति में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय आय मौद्रिक रूप से समग्र उत्पादन का मूल्य दर्शाती है। बिल्कुल ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। समग्र मांग की बात कौन करता है, प्रभावपूर्ण मांग की बात कौन करता है, याद आना चाहिए। अगर जो समग्र मांग समग्र पूर्ति आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो किन साहब का आपको प्रभावी मांग भी याद आना चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भैया प्रभावी मांग क्या होता है, जहां पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आराम से करिए, हालांकि बस ये याद करने के लिए मैं आपको बोल दिया। चलिए बताइए कि वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मांग और समग्र पूर्ति में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर जी। कि अगर जो आसान भाषा में समझे कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मांग में वृद्धि तभी तो हो रही है जब लोगों के पास पैसा है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, और मांग में भी वृद्धि हो जाए और पूर्ति में भी वृद्धि हो जाए, अर्थात जब पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधी यही है कि उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है। और जब उत्पादन का स्तर बढ़ता है तो इसे ही तो कहते हैं कि अगर जो राष्ट्र में उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है तो ये क्या करता है, इस बात का द्योतक है कि वो देश क्या कर रहा है, उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे देश के उत्पादन में वृद्धि होता है, उसकी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होने का क्या होता है, उसकी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में जाहिर सी बात है कि वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए,
राष्ट्रीय आय मौद्रिक रूप से समग्र उत्पादन का मूल्य दर्शाती है। बिल्कुल ठीक है भैया, ये बात तो 100% ठीक है कि अगर जो क्या होगा, वही तो मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर जो उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि उस देश के राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है। तो ये तो एक दूसरे को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है भैया, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत में तरलता जाल क्या बताता है? आप कुछ ढूंढ रहे होंगे कि तरलता जाल बताता है कि ब्याज की दर एक निश्चित मुद्रा कुछ ये सोच रहे होंगे कि तरलता जाल क्या बताता है, सर ने बहुत बार बताया है। तो कुछ ये सोच रहे होंगे कि सर ने बार बार बताया है कि तरलता जाल ये बताता है कि अगर जो क्या किया जाए, मुद्रा पूर्ति बढ़ाई जाए, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ब्याज की दर जो होती है, ब्याज दर एक निश्चित सीमा तक ही कम हो सकती है, उससे नीचे ब्याज की दर नहीं जा सकती है, या ब्याज की दर कभी शून्य नहीं हो सकती है या ऋणात्मक नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे, कोई है? अब पेपर में आपके पेपर अगर जो आपके क्वेश्चन अगर जो आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर ने बार बार तो बताया कि तरलता जाल की कंडीशन ऐसी स्थिति होती है जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक गिर सकती है, उससे कम नहीं हो सकती है। ये तो सर ने बताया था, लेकिन ये तो ऑप्शन में पूछा ही नहीं गया है। तो भैया ये भी जान लीजिए कि ब्याज की तरलता जाल हमें ये बताता है कि मुद्रा की मांग क्या है, लोचदार हो गई है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ब्याज के तरलता पसंद के सिद्धांत में, जिसको किसने दिया था, किन साहब ने दिया था, उन्होंने क्या बताया कि तरलता जाल वह स्थिति है जब मुद्रा की मांग क्या हो गई है, लोचदार हो गई है। और इसमें इन्होंने ये बताया कि मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ाई जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है, उससे नीचे ब्याज की दर नहीं गिर सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किन्स के अनुसार निजी निवेश के निर्णय आधारित होते हैं। बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा लाइक किया करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। और देखिए, कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। बहुत सारे लोग जब एग्जाम करीब आता है ना तो पूछते हैं कि सर कोई सुपर ट्रिक बता दीजिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। दुनिया का कोई भी इंसान आपको सुपर ट्रिक नहीं बता सकता है। आपको क्या करना है, आपको निरंतर प्रयास करना है, निरंतर मेहनत करना है। अगर जो आप बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर जो आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं ना तो भविष्य में आप बहुत ज्यादा ज्ञानी और बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और हार्ड वर्क करना नहीं जानते हैं ना, तो हो सकता है कि फ्यूचर में चल के गोलू बन जाए। ठीक है, तो गोलू से आप क्या बन सकते हैं कि स्मार्ट हो सकते हैं कि भैया ठीक है सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो भाई मेहनत पे विश्वास रखिए, कोई भी मैजिक नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान ये आपको नहीं बता सकता है कि आपको कोई ऐसा कुछ चमत्कारिक रूप से कुछ ऐसी बूटी नहीं दे देगा या आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं डाल देगा कि आप सिलेक्शन पा जाए। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि भैया अगर जो ऐसा होने लगता तो लोग अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने मित्रों को ही नौकरी दिलवा देते। ठीक है, तो बस मेहनत करिए, लगातार बने रहिए, बस यही सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, सफलता का यही मूल मंत्र है कि लगातार प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कभी ठीक है, कभी दिमाग में निगेटिविटी आएगी, लेकिन उस पे ओवरकम प्राप्त करना है, लगातार लगे रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई कि किन्स के अनुसार निजी निवेश के निर्णय आधारित होते हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या आप बता रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, कल हम लोग किए थे ना, कल तो किया गया था हम लोग ये प्रश्न को कि किन साहब ने ये कहा कि निजी निवेश के निर्णय किस पे आधारित होते हैं, वो होते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता के आधार पे। ठीक है, अगर जो
कोई उत्पादक ज्यादा लाभ कमा रहा है तो उसकी निवेश की क्षमता बढ़ जाएगी, कम लाभ कमा रहा है तो उसकी निवेश की क्षमता कम हो जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, किफायत का विरोधाभास की अवधारणा संबंधित है। किफायत का विरोधाभास, किफायत का विरोधाभास। और जिंदगी में हम लोग असफल इसलिए नहीं होते हैं कि मेहनत नहीं करते। जिंदगी में अलग अलग समय पे अलग अलग चैलेंजेस आपके साथ आते हैं, उस चैलेंजेस के साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ता है। अलग लाइफ के अलग अलग फेज होते हैं और उसी अलग अलग फेज में क्या होता है कि आदमी क्या होता है, बिखर जाता है। जब कॉलेज करता है तो उस टाइम उसके दिमाग का माइंडसेट कुछ और होता है। स्कूल में रहता है, 12th पढ़ता है तो कोई भी पूछता है क्या बनोगे, तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नहीं तो आईएएस बनेंगे। कॉलेज में आते हैं तो फिर अरे ठीक है अभी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज की लाइफ है, पढ़ रहे हैं, आगे देखा जाएगा। और जब कॉलेज पढ़ के निकलते हैं तब अरे ठीक है लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, देख 2-4 साल बाद और गुजर जाए, ग्रुप डी आ रहा है देख लेंगे, चेन्नई से भर देंगे, वहां कंपटीशन नहीं होता। तो इस तरीके की धारणाएं क्या होती है, विकसित होती रहती है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। किफायत का विरोधाभास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपको याद आना चाहिए यहाँ पे किसकी, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की। ठीक है, जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित, ठीक है, अर्थात परंपरावादी अर्थशास्त्री। ठीक है, जिसमें रिकार्डो साहब आते हैं, एडम स्मिथ साहब आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि आप क्या करिए, बचत करिए ताकि भविष्य में चल करके निवेश की क्षमता आपकी बढ़ जाए। ठीक है, उनका ये कहना था कि आप आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको बचत करिए, सेविंग करिए ताकि भविष्य में निवेश बढ़ जाए। लेकिन जब कीन्स साहब आते हैं तो इन लोगों की क्या कर देते हैं, आलोचना करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की ये खूब आलोचना की है, कई जगह की है, एक जगह नहीं बहुतों जगह किए हैं। तो किन साहब ये कहते हैं कि अरे भैया जब आप बचत के लिए कह रहे हैं तो जब लोग बचत ज्यादा करेंगे तो ऐसी स्थिति में निवेश लोगों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर जो निवेश कम हो जाएगा तो उत्पादन का स्तर भी कम हो जाएगा, और उत्पादन का स्तर कम हो जाएगा जो देश के लिए क्या होगा, सही नहीं होगा। तो यही बात जो है दोस्तों किन साहब का कहना है। तो किफायत का विरोधाभास की अवधारणा संबंधित जो है वो किससे है, किन्स साहब से संबंधित है। और किन्स साहब ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए ये बात कही थी कि भैया देखिए आप ये कहते हैं कि हम बचत ज्यादा करें और भविष्य में निवेश की क्षमता बढ़ाएं, लेकिन अगर जो आप बचत ज्यादा करेंगे तो निवेश आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और निवेश कम होगा तो उत्पादन का स्तर भी क्या होगा, कम होगा। सॉरी, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न, सरकार द्वारा दिए गए अंतरण भुगतान निर्बल राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, क्यों नहीं किए जाते हैं भाई? चलिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई बी के अलावा कोई और? बिल्कुल, तो जितने अभी बी बोल रहे हैं सब क्या है, जितने भी बी बोल रहे हैं सब क्या है, सब प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक है, आप सभी लोग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अंतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, छात्रवृत्ति होती है, छात्रवृत्ति होती है, पेंशन होता है,
उपहार होता है, पेंशन होता है, उपहार होता है। जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो हम इसको सम्मिलित नहीं करते हैं, अंतरण भुगतान या हस्तांतरण भुगतान। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो होती है ना, वो छात्रवृत्ति, पेंशन या उपहार जब लोगों को देती है तो इसके एवज में एक स्टूडेंट जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है वो सरकार को कोई सेवा नहीं देता है। एक पेंशनधारी जो व्यक्ति घर पे बैठा है वो पेंशन प्राप्त तो गवर्नमेंट के द्वारा कर रहा है, लेकिन कोई सेवा नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट उपहार दे रही है, गवर्नमेंट लैपटॉप आपको दे रही है, मोबाइल फोन दे रही है, तो इसके बदले में सरकार को आप कोई सेवा नहीं दे रहा है, तो इसे अंतरण भुगतान बोलते हैं ना सर। तो ये सरकार द्वारा ग्रहिताओं को मुफ्त में उपहार दिए जाते हैं। तो इतने सारे लोग गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? नहीं गलत करना पड़ेगा चाहिए आपको। तो सरकार द्वारा दिए गए अंतरण भुगतान निवल राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये सरकार द्वारा ग्रहिताओं को मुफ्त में दिए जाते हैं। जैसे अंतरण भुगतान का उदाहरण क्या हो गया? छात्रवृत्ति, पेंशन और उपहार। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ड्यूजनबरी प्रभाव से अप्रासंगिक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। कौन कह रहा है बी और डी दोनों होगा? बी और डी दोनों सही कैसे हो जाएगा? ठीक है, चलिए। और जो लोग भी दोस्तों अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप यथाशीघ्र कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे एक भी लाइन छूटने वाला नहीं है। सारी क्लासेस आपको आपके सिलेबस के अनुसार वहां पे मिलने वाली है। लाइव क्लासेस भी मिलती है, साथ ही साथ दोस्तों आपको वहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है। आप आराम से जितनी बार चाहेंगे उतनी बार क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते हैं, नोट्स को बार बार पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, टेस्ट को बार बार दीजिए। देखिए कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवाइज करते रहिए, तीसरी तरफ आप टेस्ट देते रहिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं उसको देखते रहिए, और करंट भी आपका कवर करा दिया जाता है। आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बात करें, चाहे झारखंड टीजीटी पीजीटी की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश स्टेट सेट की बात करें, उत्तराखंड लेक्चरर की बात करें, उत्तराखंड एलटी की बात करें, किसी हर परीक्षा का अलग अलग बैच चल रहा है दोस्तों, और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिल रही है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करनी होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपये है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं सभी लोग। तो निम्न में से कौन सा एक कथन ड्यूजनबरी प्रभाव से अप्रासंगिक है? तो ड्यूजनबरी प्रभाव से अप्रासंगिक जो है वो है कि एक व्यक्ति का उपभोग स्तर उसकी निरपेक्ष आय पर निर्भर करता है। ड्यूजनबरी प्रभाव अर्थात ये प्रदर्शन प्रभाव की बात करते हैं। और ड्यूजनबरी साहब क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो उसके पड़ोसी, या अगर जो आसान भाषा में कहें तो ड्यूजनबरी साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का जो उपभोग होता है, उपभोग व्यय जो होता है, वो अपने से उच्च वर्ग के लोगों को देखने के बाद होता है। मतलब वो अपने से उच्च वर्ग के लोगों की लाइफ स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करता है, और अपना उपभोग व्यय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, बल्कि दूसरे की लाइफ स्टाइल के को कॉपी करने के प्रयास में वो अपनी आय का एक बड़ा भाग क्या कर देता है दोस्तों? व्यय कर देता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला,
मुद्रा की मांग सिद्धांत की समस्या है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने यह विचार दिया। जैसे आसान भाषा में कहे तो लोग क्या करते हैं कि लोग जब अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो कहते हैं ना कि अरे वो हमारा जो रिश्तेदार था वो अपने शादी में अपने बच्चों की शादी में 500 लोगों का एस्टिमेट बनवाया था, 1000 लोगों का, हम 1500 लोगों का बनवाएंगे और दिखाएंगे कि समाज में क्या है, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं हम छोटे वाले नहीं हैं, हम बहुत बड़े वाले बड़े आदमी। तो वो दूसरे को दिखाने के चक्कर में उसका काम 300 लोगों में भी चल जाता है, लेकिन दूसरे को दिखाने के चक्कर में, बड़े आदमी बनने के चक्कर में क्या होता है, 1500 का वो एस्टिमेट बनवा देता है और फिर क्या करता है, बाद में 15 सालों तक लोन भरता है। ठीक है, तो दूसरे को देख के अपने खर्च को आप क्या करिए, दूसरे को देख के अपने खर्च को आप निर्धारित ना करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा भाई कि मुद्रा की मांग सिद्धांत की समस्या है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री का ये विचार दिया। ठीक है, थोड़ा आराम से करिए सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है भाई। हम्म, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है। सी बोल रहे हैं, फ्रीडमैन। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मुद्रा की मांग सिद्धांत की समस्या है। ये विचार जो दिया था वो किसने दिया था, फ्रीडमैन साहब के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि मुद्रा के मूल्य का फीसर का समीकरण संबंध स्थापित करता है। फीसर का समीकरण क्या है भाई, एम भी इज इक्वल टू पीटी। पीटी क्या कहते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति, जो भी कह लीजिए, ठीक है, मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में कीमत स्तर क्या होता है, दो गुना हो जाता है। कीमत स्तर क्या होता है, दो गुना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य जो होता है वो क्या हो जाता है भैया, आधा हो जाता है। ठीक है, आसान सी बात है, सीधी सीधी बात बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में जब बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि बचपन में लोगों के पास इतना मुद्रा नहीं था। ठीक है, बचपन में आपको और हमको अगर जो 5 रुपए मिल जाता था तो हम लोग को ऐसा लगता था कि बहुत बहुत पैसा मिल गया। 5 रुपए मिल जाता था तो लगता था कि बहुत पैसा मिल गया। आज किसी बच्चे को 5 रुपए दे दीजिए तो क्या कर देगा, ऐसे हाथ में लेकर के फेंक देगा। ठीक है, हमें हमें और आपको 2 रुपए मिल गया हो, अब आप कितने पुराने हैं मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है, दो 2 से 5 रुपए मिल जाता था तो लगता था कि चलो मार्केट में कुछ खा लेंगे। लेकिन अब 2 से 5 रुपए आप छोटे बच्चों को दे दीजिए तो क्या कर देगा, उठा के फेंक देगा। तो ऐसी स्थिति में ये मुद्रा की मात्रा बढ़ी है तो कीमतों में भी वृद्धि हो गई है। हम लोग के समय में आप टिकिया खाने जाते थे तो 2 रुपए में एक टिकिया मिल जाता था, जिसे कई लोग चाट बोलते हैं। ठीक है, 2 रुपए में मिल जाता था। 10 रुपए में 5 5 चाट मिल जाता था, टिकिया मिल जाता था। 10 रुपए में 40 गोलगप्पे मिल जाते थे। ठीक है, तो कीमत स्तर क्या हुआ, अब मुद्रा की मात्रा अगर जो अब बढ़ी है तो कीमत के स्तरों में भी वृद्धि हो गया है। अब 10 रुपए में 4 गोलगप्पे मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा के मूल्य में क्या आई है, कमी आई है। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि मुद्रा तथा मूल्यों के बीच प्रतिलोम तथा, एक सेकेंड, डी कैसे हो जाएगा, अनुपातिक होगा ना, हाँ, मुद्रा तथा मूल्यों के बीच प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक संबंध होगा। बिल्कुल ठीक है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है,
20 पैसे किसी ने चलाया है? 20 पैसे किसी ने चलाया है? कई लोग होंगे 20 पैसे वाले। हाँ, जो जो चवन्नी आती थी उसका तो इस्तेमाल हम भी किए हैं। इसे 4 आना बोला जाता था। 4 आना मेरे समय में था। 20 पैसा प्रचलन में नहीं था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि संघीय बजट में संघीय बजट के व्यय की निम्न मदों पर विचार कीजिए। क्या उत्तर हो जाएगा? क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, संघीय बजट के व्यय की निम्न मदों पे आप विचार करना है, बताइए। चलिए विचार करके बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम्म बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। देखिए सरकार का एक हो जाता है दोस्तों, राजस्व व्यय होता है। सरकार का दो व्यय होता है ना, एक होता है आपका राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, ठीक है, ये दो व्यय होता है। सरकार के व्यय को अगर जो दो प्रकार में, दो भागों में बांटा जाए तो एक होता है राजस्व व्यय, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पूंजी व्यय, ठीक है, ठीक है, पूंजी व्यय। तो पूंजी व्यय में क्या होता है भैया, चलिए बताइए। तो पूंजी व्यय में देखिए, केंद्रीय सरकार द्वारा परिसंपत्ति निर्माण पर किया गया व्यय, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो परिसंपत्ति निर्माण पर किया गया व्यय होता है, ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, परिसंपत्ति निर्माण के लिए राज्यों को सहायता देना, ये भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। जबकि ब्याज की अदायगी ये किसी भी प्रकार के व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। और शिक्षा एवं स्वास्थ्य पे किया गया व्यय, ये राजस्व व्यय का उदाहरण है, ठीक है, ये राजस्व व्यय का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल एक और चार जो होंगे वो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए क्लास पे कंसंट्रेट करिए, है ना। हम लोग उस भाग्यशाली जनरेशन के पार्ट हैं जो अपने बचपन में बहुत सारे एक्टिविटी को हम लोगों ने किया, बहुत सारे, बहुत प्रकार के खेलों को हमने खेला। लेकिन अब जो पीढ़ी है वो क्या है, मोबाइल दे दो, बच्चा रो रहा है मोबाइल दे दो, बच्चे को मोबाइल चाहिए, बात खत्म। हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे गेम खेले हैं और ये अंतिम पीढ़ी थी जो बचपन में इतना फिजिकल एक्टिविटी की। उसके बाद जो नई पीढ़ी आई उसको पता ही नहीं है कौन कौन से खेल होते थे, क्या क्या होता था, है ना। अब उसको मोबाइल के अलावा और कुछ पता ही नहीं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे, है ना। कंसंट्रेट करते हैं अपने क्लास पे, कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ठीक है। तो अपने आप को आप क्या करिए, बहुत ही भाग्यशाली मानिए कि बचपना बहुत खूबसूरत था, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। दिवाली का इंतजार रहता था कि क्या हो, कि वो दिया वाली या दिया वाला जो आता था उससे एक जात ले पाए, खिलौने ले पाए, ठीक है। दिवाली में छोटी छोटी मोमबत्ती जो बची हुई होती है जल करके, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका क्या बनाए, दीप बनाए। उसका एक अलग ही आनंद होता था, बहुत मजा आता था। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं क्लास में। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कि कथन कहा गया है कि करों का देय क्षमता सिद्धांत समान कीमत समान सीमांत त्याग के सिद्धांत पे आधारित है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है
तो कारण दिया गया है कि आय अधिक होने पे करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होगी। क्या ये बात सही है? थोड़ा आराम से करिएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं, करों का देय क्षमता सिद्धांत समान सीमांत त्याग के सिद्धांत पे आधारित है। क्या ये बात सही है सर कि करों का देय क्षमता सिद्धांत समान सीमांत त्याग पे आधारित है और आय अधिक होने पर करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है? तो आर तो भैया ये तो 100% ठीक है। और कर देय क्षमता सिद्धांत हमें क्या बताता है कि जिसकी जितनी आय होगी उसी के आधार पे वो क्या देगा, टैक्स देगा। ठीक है, मतलब आपकी आय ज्यादा है तो आप ज्यादा टैक्स देंगे, अर्थात आपकी त्याग ज्यादा होगी, कम आय है तो कम टैक्स देंगे। मतलब सीमांत त्याग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कर दिया क्षमता सिद्धांत क्या है, सीमांत त्याग पे ही तो आधारित है ना, कि भैया जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आप क्या करिए, टैक्स दीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला अगला प्रश्न, बिल्कुल अगला प्रश्न, विशिष्ट कर से अभिप्राय क्या है? विशिष्ट कर क्या होता है सर? विशिष्ट कर क्या होता है? विशिष्ट कर क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर हो, क्या उत्तर होगा? चलिए, कि विशिष्ट कर का ऐसे अभिप्राय क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी पनीर वाला एग्जाम्पल आप अभी बताएंगे, बिल्कुल ठीक बताएंगे हम। विशिष्ट कर में क्या होता है कि उस वस्तु की आकार के आधार पे, आकार के आधार पे, उसकी मात्रा के आधार पे, ठीक है, अगर जो किसी वस्तु के आकार और मात्रा के आधार पे टैक्स लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहा जाता है। जैसे आप पनीर खरीदने जाते हैं तो उस पे भी टैक्स देते हैं। आधा केजी पनीर खरीदेंगे तो भैया कम टैक्स देंगे, 5 केजी खरीदेंगे तो ज्यादा टैक्स देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि प्रति इकाई वस्तु पर एक कर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना। तो विशिष्ट कर से अभिप्राय ऐसा कर जो वस्तु की क्वांटिटी की आधार पे लगाया जाए। अगला प्रश्न, क्या हुआ? कौन है भाई? चलिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कि जब सरकार अपनी राजस्व से आय अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं राजस्व घाटा। और कोई डी के अलावा? देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे प्रश्नों को ना आप बहुत आराम से देखिए, क्योंकि प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा और राजस्व घाटा ये आपको जरूर परेशान करेगा पेपर में। तो थोड़ा एक कापी पेन लेकर के रखा करिए, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। तो जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च
करता है तब इस आधिक्य को क्या बोलते हैं? राजस्व, मतलब सरकार को जो आय प्राप्त हो रहा है। सरकार को कहाँ से आय प्राप्त होता है? कोई आपसे पूछे कि सरकार को आय कहाँ से मिलता है, सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे कि देखिए सरकार हम लोगों से टैक्स प्राप्त करती है, वो आय हो गया। और सरकार या तो आंतरिक ऋण या बाह्य ऋण, ऋण के माध्यम से और टैक्स के माध्यम से सरकार आय प्राप्त करती है। और सरकार को जब पैसा मिलता है तो सरकार क्या करती है? अर्थव्यवस्था पर व्यय करती है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन सारी चीजों पे सरकार पैसा व्यय करता है, जिससे आम लोगों की निवेश क्षमता भी बेहतर हो सके और हम लोग को उत्पादन का स्तर बढ़ाना होता है। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा? कौन दिया है ये थियरी? अवसर लागत सिद्धांत किसका है? बार बार बोलता हूँ, रिपीट किया करिए, नहीं तो एग्जामिनेशन में फिर हैक्सर ओलिन याद आ जाएंगे। ठीक है? हैक्सर ओलिन याद आ जाएंगे। ये हैबरलर साहब का है। किसका है? हैबरलर साहब का। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या कहा था कि उत्पादन के दो साधन है, एक श्रम है और दूसरा पूंजी है। 2x2 मॉडल बोला जाता है, अर्थात दो देश और दो वस्तुएं हैं। दोनों देशों के साधनों और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। ठीक है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि दोनों देशों में स्थिर प्रतिफल का नियम क्रियाशील है, नहीं भैया, ये हरासमान प्रतिफल के नियम की बात करते हैं, स्थिर प्रतिफल के नियम की बात नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके स्वतंत्र परिवर्तन के कारण होता है? कार्ल मार्क्स साहब ने क्या कहा था कि किसके परिवर्तन से समाज में परिवर्तन होता है? बताइए। बी बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके स्वतंत्र परिवर्तन के कारण होता है? तो कॉमन सेंस वाली बात है। कार्ल मार्क्स साहब ने क्या कहा था? कहा था कि देखिए दो लोग हैं, एक जो है उत्पादन में दो पक्ष है, उत्पादन के दो पक्ष, एक तरफ पूंजीपति है और दूसरी तरफ कौन है? श्रमिक है। श्रमिक है। और ये जो पूंजीपति है ना, ये श्रमिकों का शोषण कर रहा है। कैसे शोषण कर रहा है? श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं दे रहा है, मतलब जितनी मजदूरी इसको देनी चाहिए उतनी मजदूरी पूंजीपति इसको नहीं दे रहा है। और इसी के शोषण के कारण अतिरेक मिल रहा है किसको? पूंजीपति को, लाभ इसको मिल रहा है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा कि श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए हम कुछ इस प्रकार के उत्पादन ढांचा को अपनाएं ताकि एक श्रमिक भी क्या कर सके? अपना उत्पादन कर पाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे ठीक बोल रहे हैं कि देखिए मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके स्वतंत्र परिवर्तन के कारण होता है? तो उत्पादन ढांचा में परिवर्तन के। अगर जो उत्पादन उत्पादन ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो पूंजीपति होंगे वो श्रमिकों का क्या करेंगे? शोषण करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया सा। बिल्कुल ठीक है। अरुणिमा तिवारी जी बोल रही है गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बोलना है, क्लास करना है पूरा, है ना? पूरा क्लास करना है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हम्म। बी सभी बोल रहे हैं क्या?
कि निम्नलिखित में से किन विकास सिद्धांतों में जनसंख्या में वृद्धि दर महत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो देखिए, गरीबी के दुष्चक्र में भैया रेगनर साहब ने बस मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष की बात किया था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि लोगों की आय कम है, इसी कारण से उनका निवेश भी कम है, और क्या है कि निवेश कम है तो उत्पादन कम है, उत्पादन कम है तो आय भी कम है। यहाँ पे जनसंख्या के बारे में इन्होंने कोई बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं की। असंतुलित समृद्धि में क्या बोला था? हर्समैन ने क्या कहा था कि श्रम और पूंजी स्थिर है, इसलिए आपको क्या करना है कि श्रम और पूंजी आपके पास निश्चित मात्रा में है, तो आप इसे वहीं पे निवेश करिए जहां पे क्या हो, जरूरी हो। और न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत लेवेंस्टीन साहब ने दिया था। क्या कहा था कि एक जो अल्प विकसित देश होते हैं, इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, और जनसंख्या वृद्धि इनकी इतनी होती है कि इनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह के बराबर होती है। प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो बराबर किसके होती है? जीवन निर्वाह, अर्थात रोटी कपड़ा और मकान की ही वो व्यवस्था कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी निवेश क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, और निम्न आय संतुलन ये किसने दिया था? नेल्सन साहब ने दिया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 3 और 4 अर्थात डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अंकु मिश्रा जी कह रहे हैं सुल्तानपुर से हूँ, अयोध्या से, जय हिंद। चलिए ठीक है अंकु मिश्रा जी, स्वागत है आपका हम सभी लोगों के बीच में। जो भी हमारे नए मेंबर हैं भाई बता दिया करिए, आप लोगों का थोड़ा सा स्वागत हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए सर। क्या उत्तर होगा कि सोलो मॉडल में सतत समृद्धि संतुलन संभव है? क्या ये बात सही है? सोलो को आपने पढ़ा होगा, हैरड डोमर मॉडल के बाद सोलो को आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये जो प्रश्न बताएगा ना वो वाकई में बढ़िया कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ई बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सब के सब क्या होने वाले हैं? सी वाले जितने भी हैं सब के सब क्या होने वाले हैं? सब के सब सही होने वाले हैं ना। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अंत निर्धारित नहीं होती है, इसका कहते हैं कि बाह्य निर्धारण होता है, बाह्य निर्धारण के द्वारा होता है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर मॉडल में क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर मॉडल में बाह्य निर्धारण चर होता है ये। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और दोस्तों देखिए, जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में एप्लीकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, करेंट, सब कुछ दिया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इसे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। फीस जो है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए, कि प्रशुल्क से होने वाले लाभ को अधिकतम करें। ठीक है, जैसे प्रशुल्क का मतलब क्या होता है? प्रशुल्क का मतलब ये हो रहा है कि मान लीजिए कि किसी दूसरे देश में निर्मित वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? आयातित कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। जैसे जो आप लोग ये फॉर्चून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आता है? ये इंडोनेशिया से आता है। जिसमें पूरी आप बनाते हैं ना, ये इंडोनेशिया से आता है। ठीक है, तो
मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अगर जो इस पे ज्यादा कर लगा दिया है, टैक्स अगर जो ज्यादा लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएंगे, ये महंगे हो जाएंगे, और महंगे हो जाएंगे तो आम जनता परेशान हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है, इसकी जरूरत है। तो जब जरूरत है तो गवर्नमेंट इस पे क्या करेगा, कम से कम टैक्स लगाएगा, ताकि आम जनता के पास ये आसानी से पहुंच पाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए, हाँ, आयात और निर्यात पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे ही प्रशुल्क बोलते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, निर्यात पे बहुत, मतलब रेयर है कि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट प्रशुल्क लगा रही है। निर्यात पे प्रशुल्क रेयर लगाया जाता है। ठीक है, अगला, यदि P मूल्य स्तर X निर्यात, Y आयात। अब इतना कॉमन सेंस दिमाग में, मतलब इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के लिए, ठीक है। नहीं तो बहुत महानुभाव सोचेंगे कि एक्स निर्यात दिया गया है और एक्स ही आयात भी दिया गया है ना। तो इतनी बुद्धि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कि एक जगह एक्स होना चाहिए, दूसरी जगह वाई होना चाहिए। ये ये वाई आयात होगा कि सूचक हो, और क्यू परिमाण के लिए प्रयोग किया जाए तो व्यापार शर्त क्या होगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, शुद्ध विनिमय व्यापार शर्त, जिसे किसे दिया था, डोरेंस ने दिया था, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि पी एक्स अपान पी एम इंटू क्यू एक्स, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। डोरेंस साहब ने ये थियरी दी थी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, अन्य बातें समान रहने पर किसी राष्ट्र की मुद्रा में जब अवमूल्यन होता है तो प्रायः आंतरिक या घरेलू मूल्यों में क्या असर पड़ेगा। इजी सी बात है भाई, बाह्य मूल्य क्या होता है, कम होता है, इजी सी बात है, ये तो सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जितने लोग भी ये बोलेंगे क्या बोलेंगे, जितने भी ये बोलेंगे क्या बोलेंगे, सब सही बोलेंगे, है ना। ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं, बिल्कुल ठीक। जितने भी ये वाले हैं, आज के बाद आपको गलत नहीं करना है ना। देखिए, जब अवमूल्यन किया जाता है ना, जब अवमूल्यन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है इसमें कमी आती है, बाह्य मूल्य में क्या आती है, कमी आती है। और आयात, इससे क्या होते हैं, आयात जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, ठीक है, महंगे हो जाते हैं। लेकिन आंतरिक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, आंतरिक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवमूल्यन से मुद्रा का बाह्य मूल्य तो कम होता है, इससे आयात क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं। लेकिन आंतरिक मूल्य में क्या होता है दोस्तों, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए, चलिए अगला प्रश्न, विशेष आहरण अधिकार किसी देश के लेखों में आईएमएफ में केवल एक किताबी प्रविष्टि है, क्या ये बात सही है। और विशेष आहरण अधिकार को कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। तो इजी सी बात है भैया, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये एक मुद्रा है, ठीक है, जिसे एसडीआर बोलते हैं।
और ये अपने सदस्य देशों को क्या करता है, भुगतान असंतुलन में समस्या को दूर करने के लिए साख प्रदान करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये केवल एक बहीखाता प्रविष्टि में होती है, इसीलिए इसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, एक देश में मुद्रा का अवमूल्यन उस देश के व्यापार शेष को उस दशा में सुधार सकता है जब, देखिए कितना बेहतरीन सा प्रश्न। ये जो लोग क्लास को छोड़ के चले जाएंगे ना, उनको ये ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, जो निरंतर बने रहेंगे उन्हीं को मिलेंगे। अब इस ये प्रश्न जो है ना, वो आपकी इकोनॉमिक्स की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। ज्ञान जो होता है वो धीरे धीरे ही आता है। आप धीरे धीरे ही क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। रातों रात जिंदगी में सब कुछ नहीं बदल जाती है। रातों रात जिंदगी में सब कुछ तब बदलता है जब पहले से ही बहुत रातों को आप क्या हो, जगे हो, है ना, बहुत मेहनत किए हो, तभी रातों रात जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। अदरवाइज आप ये सोच रहे हैं कि बस चल रहा है जैसे चल रहा है, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि एक देश की एक देश की मुद्रा का अवमूल्यन उस देश के व्यापार शेष को उस दशा में सुधार सकता है जब उसके निर्यातों की मांग की कीमत लोच अधिक हो। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके आयातों की मांग की कीमत लोच क्या हो, अधिक हो। उसके निर्यातों की मांग की कीमत लोच अधिक हो और उसके आयातों की भी मांग की कीमत लोच अधिक हो, यही दोनों होने चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि 1 और 3 सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ठीक है, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं, बिल्कुल ठीक है। मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई, चलिए, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं रॉबर्ट मुंडेल साहब। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर विचार करिए और सही एक युग्म में इनको बैठाइए, एक क्रम में बैठाइए। तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, कब अस्तित्व में आता है, 1945 में। गेट कब अस्तित्व में आता है, 1947 में। और भैया डब्ल्यूटीओ के बारे में जानते ही होंगे, डब्ल्यूटीओ कब आता है, 95 में, 1995 में। और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, ये 1960 में आता है। तो सुमेलित कर लीजिएगा सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 2, 1, 4 और 3 बिल्कुल सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंग है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो विश्व बैंक का अंग है, बताइए सर। बिल्कुल, तो विश्व बैंक में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आता है और अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन आता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, 1 और 3 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बाकी के बचे प्रश्नों को हम लोग कल कर लेंगे। कल तो संडे है, तो कल तो छुट्टी ही रहेगा, परसों कर लेंगे। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा लंबा क्लास में नहीं ले रहा हूँ, है ना। और जिन लोगों ने भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के
कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किया है, आपने अभी तक जो नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। ईमानदारी से आप यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ यहाँ पे दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको यहाँ पे दोस्तों टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो गलती हो रही है उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपको दोस्तों यहाँ पे करंट सब कुछ हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे बने रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। सारे बैच अलग अलग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी की बात करें, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच अलग अलग है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, एक बार एडमिशन लेते हैं तो फिर आप तब तक पढ़ाई कर सकते हैं जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है, ठीक है। और आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जितनी बार चाहेंगे क्लास को ओपन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात करें फीस की, तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपये है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार, उत्तराखंड लेक्चरर और एलटी और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती की फीस 2000 रुपये है। तो सिंपली आपको फीस पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से 9415 863 873 पे, इस नंबर पे आपको फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। सब कुछ क्लियर होगा, बस आप ईमानदारी से हमारे साथ लगे रहिए। मैं आपके साथ दोस्तों हमेशा लगा रहूँगा जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है तब। तो मिलते हैं, कल संडे है, संडे को क्लास होती नहीं है, पता ही है आपको। मंडे को मिलते हैं एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।